हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। तो भाई साहब, हम लोग क्वेश्चन आंसर के इस सीरीज में अब बढ़ करके अपने नए चैप्टर की तरफ आ चुके हैं, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और ये सारे चैप्टर छोटे चैप्टर हैं, तो इनसे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस में शॉर्ट लॉन्ग मिला करके उसी को, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है इससे, तो उससे लॉन्ग में भी कभी और कभी शॉर्ट में भी सेम सवाल को रिपीट करके पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें करना इस चैप्टर में अनिवार्य है। आइए सबसे पहले अगर ध्यान दीजिएगा तो पहला ही सवाल है अपना, व्हाट आर माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव क्या है, और डिस्क्राइब कीजिए इनका रोल, यानी कि इनका क्या रोल है ह्यूमन के वेलफेयर में, और ये ब्रीफ में डिस्क्राइब कीजिए। एक्चुअली ये चैप्टर कहता भी तो यही है ना कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आइए जानते हैं। कहा माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, यहां ध्यान देना, कहा माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटोजोआ चाहे फंजाई, वायरवाइट्स, ये सब सूक्ष्म जीव सब आएंगे इसमें, ठीक है। साथ ही साथ मैनी सच बैक्टीरिया और फंजाई जो कि कल्चर किए जाते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में, लेबोरेटरी में, यानी लैब में भी कुछ बनाए हुए या कहिए कल्चर किए हुए बैक्टीरियाज वगैरह, ये सब क्या कहलाएंगे, माइक्रोब, सूक्ष्म जीव। बोला ह्यूमन वेलफेयर में जिनका यूज होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर अलग अलग मेथड से। आइए जानते हैं क्या क्या तरीका है वो। सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो बोला माइक्रोब्स जिसको हम यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, बहुत सारे माइक्रोब्स का नाम आप जानते होंगे। आइए कुछ चीजों पे चर्चा कर लें। तो कहा माइक्रोब्स जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में तुम यूज करते हो। एक सेकंड बालक, यहां ध्यान देना, बोला क्या, लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल है, लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाएगा। फिर क्या बोला, ये बैक्टीरिया टेक पार्ट इन कर्ड फॉर्मेशन, बोले दूध से दही बनाने के फॉर्मेशन में हेल्प होता है। साथ ही साथ लैक्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन। कौन सी प्रक्रिया, फर्मेंटेशन के द्वारा। तो बेसिक बात ये बोला कि कुछ माइक्रोब्स का नाम बताना है जो आपके डेली लाइफ हाउस होल्ड में यूज होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आगे बोला और भी, जैसे प्रोपियोनिक या प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है, शर्मानी या सेक्रोमाइसिस सेरिविसाई, जिसको हम लोग बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट, इडली बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। ये सब बैक्टीरिया का यूज होता है चीज या डोसा वगैरह बनाने में, है ना। तो भाई साहब बेसिकली कुछ माइक्रोब्स के नाम आपको याद कर लेने हैं हाउस होल्ड से, कुछ को इंडस्ट्रियल से याद कर लेने हैं, और इसी तरीके से मेडिसिनल पर्पस में कौन से माइक्रोब्स है, दो तीन सबका एग्जाम्पल अगर आप याद करके रखोगे तो आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर से। आगे सुनिएगा तो बोला माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया कि सबसे दो तीन आपको याद कर लेना है। क्या बोला है कि पेनिसिलियम नोटेटम, है ना, पेनिसिलिन से करेगा इसको एक्सट्रैक्ट, और कुछ अदर माइक्रोब्स जो कि यूज होते हैं किसके सिंथेसिस में, एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटीबायोटिक के सिंथेसिस में। आगे ध्यान देंगे अगर हम लोग तो क्या बोला है, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन स्वेज ट्रीटमेंट। स्वेज ट्रीटमेंट में भी या सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज होता है कुछ माइक्रोब्स का। आइए जानते हैं। बोला बायोलॉजिकल, कहिए बायोगैस प्रोडक्शन, खास करके मिथेनोबैक्टीरियम, है ना, जो कि गोबर गैस फॉर्मेशन में भी यूज होता है। जरूर आपने गोबर गैस पढ़ा होगा, और मेरा ये एक गेस भी समझ लीजिए कि गोबर गैस प्लांट के बारे में जरूर आप पढ़ करके जाएं, ठीक है। फिर बोला क्या, माइक्रोब्स यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर्स में भी, जैसे कि बैसिलस थ्रुंजेसिस, जिसको बीटी कॉटन के नाम से आप जानते होंगे, है ना, बीटी कॉटन आप जरूर पढ़े होंगे। तो बोला कि ये भी माइक्रोब्स जो यूज होते हैं किसमें, बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में। बोला माइक्रोब्स यूज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, कुछ माइक्रोब्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हो सकता है क्या करे, वाटर सॉल्युबल बनाए। तो कहा क्या कि जैसे एजोबैक्टर है, राइजोबियम है, बड़ा ही फेमस है ये, बचपन से आप इसका नाम जरूर सुने होंगे राइजोबियम का। साथ ही साथ नाइट्रोसोमेनस है, ये सब जो है यूज करता है, क्या करता है, यहां देखिएगा कि ये टेक पार्ट इन फिक्सेशन, फिक्स करता है, किसको फिक्स करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, है ना, वाटर सॉल्युबल बना देगा बेसिकली। आगे सुनिएगा। फिर क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंटीबायोटिक। मैं फिर से कहूं, बैक्टीरियाज यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बेसिकली आपको याद कर लेने हैं। जैसे एक बोला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन और वेनकोमाइसिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है जो कि अलग अलग बैक्टीरियाज के द्वारा, है ना, बनाए जाते हैं। इनको बेसिकली इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, तो भाई साहब इत्मीनान से इसको सीधे सीधे आपको याद करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म
या कौन सा एंटीबायोटिक कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाएगा, सीधे सीधे आपको याद कर लेना है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हाउसहोल्ड में हो, तो दो एग्जांपल हाउसहोल्ड से, इंडस्ट्रियल से, बायोलॉजिकल कंट्रोल से, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, इन सब के दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के अगर मान लो कि लॉन्ग शॉट में नहीं पूछेगा तो हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे, यह संभव है, तो जरूर इन सबको आप याद करें। आगे अगर अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल बोलता है कि राइट इन ब्रीफ ऑन दी फॉलोइंग, लिखिए बीओडी और फ्लोकस के बारे में। आपने एनवायरमेंट भी पढ़ा होगा तो आप बीओडी जानते होंगे और बीओसी भी जानते होंगे। तो बीओडी क्या कहता है, बायोलॉजिकल, कहिए बायोकेमिकल डिमांड। एक सेकेंड भाई साहब, यहां ध्यान दिया जाए, तो बोला क्या भाई साहब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या बोला है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है सर, अभी तक नहीं समझे, क्या कहा गया कि बीओडी मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये बताएगा, मेजर करेगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन लेंगे व्हाइल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी भाई साहब जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है बेसिकली वाटर में, जो सड़ाएंगे गलाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको, तो उस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन तो लेंगे ना, तो वही का उसी के मेजरमेंट करवाएगा या कहिए करेगा कौन, बीओडी। तो कहा, फिर से सुनिएगा, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर करेगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि कौन यूज कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी प्रक्रिया में, डिकम्पोज कर रहा था, कब, वाटर में, किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। कोई दिक्कत नहीं। बोला अगर बीओडी हाई होगा, क्या बोला, बीओडी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो बोला अगर बीओडी ज्यादा हो जाएगा तो इंडिकेट करेगा ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तब तो बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जल्दी जल्दी गलाने सड़ाने के लिए। और क्या पूछा है, डिप्लेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, जिसके कारण क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ पे असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या बोला कि फ्लोकस क्या है, तो भाई साहब बोला इन वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है, जो पानी वेस्ट है, जो हम लोग नदी नाला में बहा देते हैं वो वाटर, ठीक है, तो इस वाटर का जब ट्रीटमेंट होता है, या इलाज सुई डाल के नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें से कचरा वचरा रिमूव किया जाएगा, तो बोला जो कहिए वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है, तो फ्लोकस क्लम्प्स है, क्लम्प्स का ये एक ऐसे कचरा सब जो एक जगह जमा हो गया, तो ये क्लम्प है किसका, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया सब एक जगह आके जमा हो जाएंगे और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बाउंड टुगेदर बाय स्टिकी मैट्रिक्स, चिपचिपा मैट्रिक्स से एक जगह चिपक जाएंगे और पानी में समझिए तैरते रहेंगे या एक जगह रहेंगे। ये फ्लोकस हेल्प इन रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल में हेल्प करेगा, है ना, किसी भी सस्पेंडेड सॉलिड में, कहां से, वेस्ट वाटर से, थ्रू सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया से। तो ये क्या करेंगे, फ्लोकस एक जगह आएंगे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह और सेडिमेंट होकर के नीचे जमने लगेंगे, है ना, तो जो अदर पार्टिकल है उनको क्या करेंगे, नीचे लेकर के चले जाएंगे। तो बेसिकली ऐसे समझिए कि सीवेज ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल रहेगा। तो बीओडी समझ में आया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक क्या कहें, फ्लोकस। आगे सुनिए, फिर क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कहा सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो फिर से मैं कहूं, इजी क्वेश्चन है, ये सब आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। क्या बोला है, सीवेज जो कि वेस्ट वाटर है, जो कंटेन करता है डोमेस्टिक, यानी कि हम जो घर से पानी वेस्ट करते हैं वो, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है वो, और दूसरे वेस्टेज यानी कि अदर वेस्ट। बोला माइक्रोब्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें माइक्रोब्स का बड़ा ही अहम मेन योगदान है कह लीजिए। आइए जानते हैं क्या सब। तो भाई साहब बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट, कहिए बार बार पानी को साफ करेगा, है ना, या कहिए उसमें से कचरा रिमूव करेगा। आइए जानते हैं क्या क्या रिमूव करेगा। तो पहले बोला है फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज डेब्रिस एंड सॉलिड, जो बड़े बड़े कचरे होंगे नेट से कहिए छाट लेगा, या ऐसे ही फिजिकली उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बोला सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर से आप इस पानी को कैसे ट्रीट करेगा, तो बोला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा इसमें, यानी भाई साहब इसमें माइक्रोब्स वगैरह डिकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे गलाएंगे उस वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको, और एरोबिक बैक्टीरिया उसको तोड़ेगा ऑर्गेनिक वेस्ट में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अरे भाई साहब अभी तो पढ़े बीओडी, बायोकेमिकल कहिए
ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो सिंपल बात है कि ऑक्सीजन लेंगे और किसको तोड़ देंगे, जो सन गल रहा है ना, उसको सड़ाने गलाने में बेसिकली कहिए ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। और क्या बना है, टर्शियरी ट्रीटमेंट, जो कि फर्दर ट्रीटमेंट होगा, इसमें रिमूवल होगा कोई स्पेसिफिक खास पॉल्यूटेंट जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह, और बेसिकली पानी को ट्रीट करके तब नदी नाला में बहाया जाएगा, जिससे कि कम पॉल्यूशन हो वाटर। ठीक है, आगे सुनिए, आगे क्या कहा गया है, डिस्क्राइब हाउ माइक्रोब सर्व्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। ये भी एक अच्छा सवाल है कि बताइए माइक्रोब्स किस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का काम करता है प्लांट के डिजीज में और पेस्ट के रूप में। आइए जानते हैं। बोला क्या, माइक्रोब्स एक्ट एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बाय सप्रेसिंग प्लांट डिजीज को सप्रेस कर देगा, या कहिए जो उस पे कीड़े लगते हैं उसको सप्रेस कर देगा थ्रू नेचुरल मैकेनिज्म से। मतलब प्राकृतिक उसमें गुण ऐसा होगा कि वो प्लांट के डिजीज को भी सप्रेस कर देगा और साथ ही साथ जो कहीं कीड़ा मकोड़ा लग जाता है पेस्ट, उसको भी सप्रेस कर देगा। कैसे, तो बोला जैसे बैक्टीरिया, फेमस नाम है भाई साहब, फेमस बेसिलस थुरिंजेसिस। बोला ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और बेसिकली ये इंसेक्ट के लार्वा को किल कर देगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली लार्वा के गट में क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो उसका गट ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा और वो लार्वा एलिमिनेट, मर जाएगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक कहिए प्राकृतिक रूप से ही क्या करेगा, किल करवा देगा। किसको भाई साहब, लार्वा को, इंसेक्ट के। बोला फंजाई जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये इनहिबिट कर देगा ग्रोथ को, किसके, प्लांट के। पैथोजेन से बाय कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस, यानी कि न्यूट्रिएंट और स्पेस के लिए कॉम्पीट करके कहिए कि ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है प्लांट पैथोजेन। जो पैथोजेन प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। फिर बोला जैसे वायरस, जैसे कि क्या नाम है, बैक्यूलो वायरस, ये इन्फेक्ट कर देता है और किल कर देता है खास तरीके के इंसेक्ट को, पेस्ट को, बिना प्लांट को नुकसान पहुंचाए हुए। तो बालक मेरे बहुत ही सिंपल बात है कि ये क्या कर देगा, तो ये किल कर देगा, टर्मिनेट कर देगा जो भी कीड़े मकोड़े प्लांट पे ग्रो होंगे या आएंगे। सिंपल बात है, कितना ही आसान है। आइए आगे अगर समझेंगे तो बोला क्या, व्हाट इज पेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कहा इस बात को समझाइए कि पेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। बोला पेस्ट मैनेजमेंट रेफर करते हैं हम लोग रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कंसीडर्ड पेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट काउजेज डैमेज टू क्रॉप, लाइवस्टॉक और ह्यूमन। तो भाई साहब जो कीड़ा खराब कर देगा फसल को, जो नुकसानदायक है फसल के लिए, इनको कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि कैसे इनसे बचा जाए, इस मैनेजमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, पेस्ट मैनेजमेंट। क्या कहेंगे, पेस्ट मैनेजमेंट। आइए आगे सुने तो कहा क्या कि ये होगा कैसे, तो सुनिए। बोला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम क्या है, तो ये बोला कि एक तरीके का कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है जो कंबाइन करता है अलग अलग मेथड, जो पेस्ट को कंट्रोल करने का, कीड़ा कंट्रोल करने का कहिए एनवायरमेंटली अलग अलग मेथड है, उसको मतलब कहिए मिक्स करके और तब इस स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। और ये स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले कहीं देखिएगा तो आया है कल्चरल प्रैक्टिस। कौन सा प्रैक्टिस, या क्लियर देखिएगा, कल्चरल प्रैक्टिस। बोला क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन यानी कि एक समय में कोई फसल उगा, फिर उसके बाद सेम फसल ना उगा करके दूसरा फसल उगाना, साथ ही साथ साफ सफाई करके रखना, और कहिए हैबिटेट का मॉडिफिकेशन, यानी कि वो जो सराउंडिंग में प्लांट्स है उनका मॉडिफिकेशन। और क्या बोला, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी, नेचुरल एनिमीज जैसे प्रीडेटर, पैरासाइट, पैथोजेन, है ना, ये जो उस पेस्ट के जो भी कीड़ा लग रहा हो उसके नेचुरल प्राकृतिक तौर पे उसके दुश्मन हो, उसका मैनेजमेंट कर लिया। या फिजिकल मैकेनिकल मेथड जिसमें ट्रैप जाल लगा दिया, बैरियर लगा दिया, या मैनुअली रिमूव कर दिया, या फिर केमिकल कंट्रोल के हेल्प से जहां पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जब जरूरत पड़ेगा तब। इसी को कहते हैं आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कोई समस्या नहीं, ये बिल्कुल बेसिक सवाल सब है। आगे बढ़िएगा तो बोला राइट इन ब्रीफ अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कितना ही आसान सवाल। बोला एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, बताइए इसके बारे में।
क्या कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। बेसिकली इसमें एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको कन्वर्ट करके वाटर सॉल्युबल बना दिया जाएगा। तो इसको कन्वर्ट किया गया है ना, जैसे कि अमोनिया NH3 वगैरह के फॉर्म में, ठीक है। दैट प्लांट कैन एसिमिलेट, जिसको प्लांट यूज करे या किया जाए प्लांट के द्वारा यूज। दिस प्रोसेस इज प्राइमरली कैरिड आउट बाय, और ये प्रक्रिया होती कैसे है, तो आइए या कौन कौन करवाता है फटाफट से नाम जानते हैं। सबसे पहले बोला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे भाई साहब राइजोबियम, जो कि दाल वाले पौधे के जड़ में पाया जाता है। बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी है, जैसे एजोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया भी है, जिसको हम लोग बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये सब क्या करेगा, बायोलॉजिकल तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल बना देगा या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी समझिए, जैसे लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, और फिर सॉइल में रेन वाटर के थ्रू चला जाए। और क्या बोला, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी है, जैसे हार्बर बोस प्रोसेस है एक, जिसमें इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है अमोनिया, किससे, N2 से और हाइड्रोजन से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। आगे सुनिएगा। तो अगला सवाल अपना कहता है, सेम सिंपल सवाल, कि नेम एनी 2 साइनोबैक्टीरिया जो कि बायो फर्टिलाइजर में के रूप में यूज किए जाते हैं। बहुत ही आसान है, एनेबिना और नॉस्टॉक। इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म में स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है भाई हेटेरोसिस्ट। क्या है, हेटेरोसिस्ट। कहा क्या, ये इनेबल करता है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, और ये फिक्स्ड नाइट्रोजन जो है फिर रिलीज हो जाता है कहां, सॉइल में। कितना ही आसान है, और जिससे फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ेगी और प्लांट का ग्रोथ भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए। फिर क्या कहा कि व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए, क्या है और कब यूज किया जाता है, पूछा हुआ सवाल है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, एक दो दफा पूछा भी है, क्लास नोट्स में भी मैंने इसको क्लियर तरीके से करवाया था। क्या बोला है सुनिए, बोला साइक्लोस्पोरिन, आई होप कि आप लोग को दिख रहा हो, थोड़ा और जूम कर लेता हूं, यहां ध्यान देना सब लोग। बोला साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक तरीके का इम्यूनो कहिए सप्रेसेंट ड्रग है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला। कैसे, मैं समझाता हूं। बोला क्या, ये एक्चुअली में किस चीज के रिपल्सन को कहिए सप्रेस करेगा, जब ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके शरीर में किसी का किडनी लगा, अगर किडनी खराब हो गया तो क्या बोला कि ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा ऑर्गेन रिजेक्शन को, कि ऑर्गेन को रिजेक्ट नहीं करे आपका इम्यून सिस्टम, इससे रोकेगा। कब, जब ट्रांसप्लांट होगा, फॉर एग्जांपल किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए, या फिर लिवर का या हार्ट का, मतलब जब फॉर एग्जांपल किडनी खराब हो गया, किसी का किडनी लगाया, या फिर हार्ट का ही हुआ, तो इस तरीके के प्रोसेस में आपका इम्यून सिस्टम तो एक्सेप्ट जल्दी करेगा नहीं, तो इसको सप्रेस करने में हेल्प करेगा और ट्रीट करेगा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज को भी। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑटो इम्यून डिजीज को भी क्या करता है, ट्रीट करता है। क्या बोला, इट वर्क्स बाय सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ टी सेल, बेसिकली टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, जो कि इम्यून सेल में इन्वॉल्व है, या कहिए ये एक तरीके का एक टाइप ऑफ इम्यून सेल है, आप तो जानते ही हैं टी सेल को, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसप्लांट को, क्या कहिए, ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने में, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस है एक्चुअली में टी सेल। फिर से सुनिए, फिर से समझिए अगर नहीं समझ आया तो। बोला क्या, सवाल देखिएगा कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है। कहा कि जब ऑर्गेन का ट्रांसप्लांट होगा ना, तो उस ट्रांसप्लांट में आपका जो भैया इम्यून सिस्टम का ये सेल्स है, ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसका काम है विरोध करना। तो बोला क्या भाई साहब कि ये क्या नाम बोले हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, ये उसको सप्रेस कर देगा कि नहीं होने दो, और ट्रांसप्लांट फिर नॉर्मल तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो कहिए ऑटो इम्यून डिजीज है उनको भी ये ट्रीट करेगा। आगे बढ़े तो अगला सवाल बोला, व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर, से आप क्या समझते हैं और कैसे बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज कर देगा सॉइल के फर्टिलिटी को। ओ माय गॉड, ये सवाल अगर नहीं बना पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला है, बायो फर्टिलाइजर
आर जो सब्सटेंसेस हैं ये कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट व्हेन अप्लाइड टू सीड सॉइल और प्लांट सरफेस colonize the rhizosphere or interior of the plant and promote the growth by increasing the supply of availability of primary nutrient to the host plant. सिंपल बात है, कहा क्या भाई साहब कि बायो फर्टिलाइजर ऐसा सब्सटेंस है, पहले तो बेसिक तरीके से समझो कि बायो फर्टिलाइजर ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरल वाला खाद समझ लीजिए, है ना, जिसको आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना है, ठीक, और प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए ये उसको कहिए इनहेंस करके देगा या फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ताकि प्लांट इसको लेकर के ग्रो कर पाए अच्छे से। आगे सुना जाए तो कहा क्या कि दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाएंगे बायो फर्टिलाइजर। कैसे? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, क्योंकि इसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि राइजोबियम, एजोबैक्टर, ये सब, और साथ ही साथ फॉस्फेट का सॉल्युबलाइजेशन और मेकिंग इनसॉल्युबल फॉस्फोरस अवेलेबल टू प्लांट। जो फॉस्फोरस का ये इनसॉल्युबल है, प्लांट उसको नहीं ले पा रहा, उसको सॉल्युबल कर देगा, है ना, जैसे कि इसमें बेसिलस और स्यूडोमोनास, ठीक है, ये बेसिकली फॉस्फेट को सॉल्युबल कर देगा ताकि प्लांट ले पाए। और प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंस को प्रोमोट करेगा जिससे प्लांट सही से क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। तो बेसिकली यहां इस चैप्टर में आपको हर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानने हैं जो कि ह्यूमन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसमें जो याद करना है, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, हर एक फील्ड से, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड से भी पढ़े ना बायो फर्टिलाइजर वगैरह, तो हर एक फील्ड से, मेडिकल के फील्ड से, एग्रीकल्चर के फील्ड से और इंडस्ट्री के फील्ड से और हाउस होल्ड प्रोडक्ट से, ये चारों का दो दो कम से कम एग्जाम्पल याद रखिएगा हर दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। छोटा सा ही चैप्टर था और कुछ ही क्वेश्चंस था, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को इसमें डन कर लीजिएगा। मैं फिर से कहूं, जरूरी नहीं है कि आप जो इतना सारा क्वेश्चन है उन सबको ही याद करें। बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज का जितना भी क्वेश्चन आंसर सीरीज है जरूर इसको याद कीजिए, क्योंकि शॉर्ट करके दिया हूं और इसको और शॉर्ट करूंगा मैं अपने रोड मैप सीरीज में। हम लोग इसको और शॉर्ट कर रहे हैं कि क्या क्या और पढ़ना है इंपॉर्टेंट, और डू नॉट स्किप टॉपिक में जब मैं दूंगा कि उस टॉपिक को स्किप नहीं करना। देखो भाई साहब, बेसिक बात यह है कि एग्जाम में आपको सिंपल तरीका मिलेगा। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर 70 फॉर एग्जांपल एमसीक्यू है, इसमें से जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो है 35 ही मात्र। तुम सोचो कि इतना वास्ट पढ़े हो और 70 एमसीक्यू में से भी 35 नहीं बन पाए, तो ये तो बहुत दुखद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 70 में से सिर्फ 35 बनाना है, और धरफड़ करके शुरू वाला 35 ही मत बना लेना सवाल पढ़ने के बाद। उसके बाद बोला कि 20 को शॉर्ट क्वेश्चन देगा, है ना, ये तो एमसीक्यू रहेगा 70 और शॉर्ट क्वेश्चन तुमको देगा 20 गो। अब भाई साहब इसमें से कहेगा 10 गो बनाइए, और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन देगा 6 और इसमें से कहेगा 3 गो बनाइए। अब आप ही बताइए कि हर जगह आपको 50% छूट दे रहा है बनाने के लिए, अब तब भी नहीं बना पाओगे, तब तो बोका ही हो ना तुम लोग। क्यों से समझो इस बात को। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं भी याद हो पाया, कोई बात नहीं है, जो याद हो रहा है उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ याद करते चलिए, ताकि अगर मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे ये नहीं तो ये बन जाए। समझ में आया ना? और अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, आप एक ही चैप्टर पे लगे रहे, हर चैप्टर में से कुछ याद नहीं कीजिएगा, तो इससे आपका लॉस होना ही होना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितना भी पढ़े बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़े, क्वेश्चन आंसर जरूर याद करें। समझ में आया ना? और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें। और अभी आपके पास जो समय है उसमें मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख के क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, है ना? तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।